हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, महाजनपद। जैसे कि आप जानते हो, जैसे आपका जिला है वो कई तहसीलों से मिलकर बना है, कई जनपदों से मिलकर आपका प्रदेश बना है, उत्तर प्रदेश, उसमें कई सारे जिले शामिल हैं ना। उसी प्रकार प्राचीन काल में छोटे छोटे जनपद मिलकर महाजनपद बन गए। यानी कि पहले थे जन से बना जनपद और उसके बाद बना महाजनपद। जन वैदिक काल में एक राजनीतिक इकाई थी और लगभग 600 ईसा पूर्व में महाजनपदों का विकास हुआ। कैसे हुआ? कुछ क्षेत्र बड़े थे और शक्तिशाली थे। जो जनपद बड़े और शक्तिशाली थे वही महाजनपद कहलाए। तो लगभग 600 ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थे। इनमें से 14 में तो था राजतंत्र। राजतंत्र होता है जहाँ पर राजा का शासन होता है और राजा के बाद उसका पुत्र राजा बनता है। जबकि 2 में गणतंत्र था। गणतंत्र व्यवस्था वो होती है जिसमें राजा का चुनाव किया जाता है। यानी कि राजा वंशानुगत नहीं होता, बल्कि उसको उस राज्य में रहने वाले लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो प्राचीन काल में जो गणतंत्र थे उनमें शक्ति जनता के हाथों में न होकर किसी कुल अथवा गण विशेष के प्रमुख हाथों में होती थी। अब हम देखेंगे कि जो 16 महाजनपद थे वो कौन कौन से थे। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से एक था अंग। इसकी राजधानी थी चंपा और ये व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। इसके जो वास्तुकार थे वो थे महागोविंद। दूसरा था मगध, जिसकी राजधानी पहले थी गिरिवज्र और बाद में इसकी राजधानी राजगीर हो गई, पाटलिपुत्र। गिरिवज्र को राजगीर कहा जाता था, लेकिन बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी और यह कालांतर में चल के सबसे शक्तिशाली राजतंत्र के रूप में विकसित हुआ। तीसरा था वज्जी। वज्जी ये एक गणतंत्रात्मक शासन था। इसमें 8 कुलों का संघ था, जिसमें से 3 कुल प्रमुख थे, जो थे विदेह, वज्जी और लिच्छवी। लिच्छवियों की ही राजधानी वैशाली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं काशी। काशी की जो राजधानी थी वो थी वाराणसी और ये वज्जी के पश्चिम में था। यहाँ का जो शक्तिशाली राजा था वो था ब्रह्मदत्त, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट था कौशल। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती और इसकी ये आजकल भी श्रावस्ती जिले के ही आसपास के एरिया में अवस्थित है। इसका जो महत्वपूर्ण राजा था वो था प्रसेनजित। नेक्स्ट था मल्ल। मल्ल के 2 भाग थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ये स्थित था। इसमें इसके जो 2 भाग थे, एक की राजधानी थी कुशीनगर और दूसरी की राजधानी थी पावा। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जबकि पावा में महावीर स्वामी को। इस वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है मल्ल महाजनपद की। नेक्स्ट था वत्स। वत्स की जो राजधानी थी वो थी कौशाम्बी और आजकल ये इलाहाबाद के क्षेत्र में पड़ता है। इसका जो शक्तिशाली राजा था वो था उदयन। कुरु। कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर इसमें शामिल था। और इसे हम क्यों याद करते हैं कुरु को? कुरु महाभारत की वजह से फेमस था। पहले ये एक राजतंत्रात्मक राज्य था, किंतु बाद में यहाँ गणतंत्र की स्थापना हो गई। नेक्स्ट जो महाजनपद था वो था पांचाल। पांचाल में आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र है वो शामिल था। इसकी राजधानी थी काम्पिल्य और जो द्रौपदी थी
वो यहीं की राजकुमारी थी। उनको पांचाली कहा जाता था। अगला है अवंती। अवंती आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश में पड़ता है। बुद्ध के समय में यहाँ का राजा था चंड प्रधोत, और ये भी दो भागों में बटी हुई थी। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी थी महिष्मती। और ये जो चंड प्रधोत था यहाँ का राजा, इसका पीलिया नामक बीमारी का इलाज करने के लिए बिंबसार ने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। नेक्स्ट हम देखते हैं शूरसेन। शूरसेन आधुनिक ब्रजमंडल में है और इसकी राजधानी थी मथुरा। बुद्ध काल में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद आधुनिक बुंदेलखंड है और इसकी राजधानी है सोतिथवती। महाभारत काल में जो हमने शिशुपाल के बारे में देखा, शिशुपाल एक राजा था महाभारत कालीन, वो यहीं का था, चेदी महाजनपद का, जो कि हमने महाभारत काल में शिशुपाल के बारे में देखा, जो भगवान श्री कृष्ण की बुआ का बेटा था, तो वो चेदी महाजनपद से बिलोंग करता था। मत्स्य महाजनपद, ये मत्स्य जनपद था आधुनिक जयपुर के आसपास का एरिया, और इसकी राजधानी थी विराटनगर। ये वही राज्य है जहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। इस वजह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट था अश्मक। अश्मक गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित था। इसकी राजधानी पोतना या पोटिल थी, और महाजनपद में जितने भी हैं केवल यही एकमात्र ऐसा है जो दक्षिण भारत में था, बाकी सब उत्तरी भारत में अवस्थित हैं। अच्छा, अब जो हम लास्ट के दो पढ़ेंगे, गांधार और कंबोज, ये अगर हम आधुनिक भारत को देखें तो ये भारत से बाहर के राज्य हैं। गांधार पेशावर और रावलपिंडी में अवस्थित था, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला, और ये जो तक्षशिला है इसकी स्थापना भरत के पुत्र तक्षक ने की थी। नेक्स्ट जो है कंबोज, ये उत्तरापथ में था। इसकी राजधानी थी राजपुर या हाटक, और ये घोड़ों के लिए फेमस था। आधुनिक काल में ये कहाँ है? राजौरी और हजारा जिले में था ये, और घोड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। जो गांधार था, यहीं की थी गांधारी, गांधार की ही राजकुमारी थी गांधारी, जो दुर्योधन की माता थी। तो इस तरह से हमने देखा कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी राजधानी क्या थी, और आधुनिक समय में वो कहाँ कहाँ अवस्थित हैं। जो ये 16 महाजनपद हमने पढ़े, इसमें से बाद में 4 प्रमुख महाजनपद हो गए, यानी कि इन 4 महाजनपदों ने बाकी के महाजनपद पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। तो जो 4 प्रमुख महाजनपद थे वो थे मगध, कौशल, वत्स और अवंती। उसके बाद भी फिर जो मगध था, मगध कालांतर में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर आता है, और मगध का शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित होता है। अब हम देखते हैं कि महाजनपद काल में राजा की स्थिति में क्या परिवर्तन आया। तो भाई, महाजनपद काल में राजा की शक्ति बढ़ गई थी। अब वह एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था, और उसका जो प्रमुख कर्तव्य था वो था प्रजा की रक्षा और राज्य में शांति व्यवस्था, कल्याण और न्याय करना। इसके लिए उसने अनेक अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की। अब क्योंकि हर एक राजा अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था, तो इसके लिए उन्हें बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी पड़ती थी। अब राजा तो सेना का प्रमुख होता था। अब इतनी बड़ी सेना का खर्चा चलाने के लिए राजा को प्रजा से कर वसूलना होता था।
तो राजा ने प्रजा पर कुछ कर लगाए हुए थे, इसके अलावा जो वहाँ व्यापार होता था उससे भी आय प्राप्त होती थी। और इस समय तक वस्तुओं की जो खरीद थी वो रुपए पैसों से होने लगी थी। पहले हमने देखा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली थी जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु प्राप्त होती थी, किंतु अब महाजनपद काल तक आते आते वस्तुओं की खरीद और बिक्री रुपए पैसे से होने लगी थी। और बहुत सारे अन्य देशों के साथ भी हमारा व्यापार स्टार्ट हो चुका था, जैसे कि ईरान, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापारी भारत आते थे और व्यापार करते थे। एक और चीज जो हमें यहाँ देखने को मिलती है परिवर्तन, वो था शहरों का विकास। यानी कि जैसे कि हमने देखा जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, उससे पहले सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, किंतु वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। अब महाजनपद काल में फिर से शहरों का विकास हुआ, तो अब कहीं कहीं पे देखोगे द्वितीय नगरीय क्रांति, एक शब्द यूज होता है द्वितीय नगरीय क्रांति। ये इसी के लिए यूज होता है क्योंकि यहाँ पर दोबारा से नगरों का विकास होना स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए महाजनपद काल को द्वितीय नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के शिल्प कार्य करने वाले लोग थे उनके अलग अलग वर्ग बन गए थे और बाद में धीरे धीरे ये कार्य वंशानुगत हो गया। तो ये थी महाजनपद काल की स्थिति। अब मगध कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य बना, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।